हेलो एवरीवन। आज हम एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं और जिसका नाम है अकाउंटिंग रेशो। अकाउंटिंग रेशो के बारे में मैथमेटिकली आप लोगों ने 7th 8th क्लास के अंदर पढ़ा होगा। रेशो एंड प्रोपोर्शन के नाम से एक टॉपिक आता था, आपके चैप्टर था और उसके अंदर जाना होगा। लेकिन यहाँ पे हम जो रेशो पढ़ रहे हैं वो है अकाउंटिंग रेशो और ये रिलेटेड विद अकाउंट्स है। जो अकाउंट में हम लोग एंट्रीज करते हैं, रिकॉर्ड जितना भी हम ट्रांजैक्शंस को करते हैं उसका रेशो प्रोपोर्शन हम करके देख रहे हैं कि किस प्रकार से रेशो को यूज़ किया जाता है। सिंपली लैंग्वेज के अंदर या फिर मैं लेमन लैंग्वेज के अंदर अगर बात करूं तो रेशो एग्जैक्टली होता क्या है। अगर एक चीज़ को दूसरी चीज़ के कंपैरिजन में रखा जाता है, मैं कंपेयर कर रहा हूं दो चीज़ों को, दैट विल बी एक्सप्रेस्ड इन रेशो। ठीक है, जैसे कि मैं अगर बात कहूँ रेशो के बिना बिजनेस में पॉसिबिलिटी किसी भी चीज़ की नहीं है। ठीक है, रेशो के बिना कुछ भी संभव नहीं है। जैसे किसी भी चीज़ को अकेला अगर बता दिया जाए कि बिजनेस में इतना प्रॉफिट है, बिजनेस में 1,20,000 किसी को प्रॉफिट हो रहा है, 1,50,000 किसी को प्रॉफिट हो रहा है, तो हमें पता नहीं चल पाएगा उसका कि वो अच्छा है या बुरा है। लेकिन अगर उसकी कुछ और इन्फॉर्मेशन अपने को पता चल जाए और उस प्रॉफिट को उसके साथ अगर हम कंपेयर करके देखेंगे तो हम कह सकते हैं कि ये प्रॉफिट अच्छा है, ये प्रॉफिट बुरा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अपने एक एग्जाम्पल लेके अगर देखें, एक व्यक्ति है ए और एक व्यक्ति है बी, दोनों को बिजनेस में प्रॉफिट हुआ। इसको प्रॉफिट हुआ मान लीजिए 1,50,000, ठीक है, और इसको प्रॉफिट हुआ बिजनेस में 1,20,000, जैसे अभी मैंने बोला था। अब कौन अच्छा है? आप देखने वाले क्या बोलेंगे इसको कि ए अच्छा है क्योंकि इसको प्रॉफिट कितना हो रहा है, 1,50,000 रुपये इसको प्रॉफिट हो रहा है, और बी को 1,20,000 रुपये हो रहा है, इसको प्रॉफिट कम हो रहा है। तो देखने वाले को तो लग रहा है ए अच्छा है, लेकिन विदाउट नोइंग अबाउट द इन्वेस्टमेंट और द कैपिटल इन्वेस्टेड वी आर अनएबल टू गिव द रिजल्ट। हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि इन्होंने कितना कितना पैसा इन्वेस्ट बिजनेस के अंदर किया हुआ है, तब हम सही तरीके से इसके इन्फॉर्मेशन पता लगा सकते हैं। जैसा कि मान लीजिए इसने जो बिजनेस के अंदर कैपिटल इन्वेस्ट कर रखा है वो कर रखा है 9 लाख रुपीज़, और इसने जो इन्वेस्ट कर रखा है वो कर रखा है 6 लाख रुपीज़ मान लीजिए। अब कौन अच्छा है कौन बुरा है अब पता चलेगा ना सही, क्योंकि अब हमें देखो प्रॉफिट पता है एंड प्रॉफिट के साथ साथ इन्होंने कितना कैपिटल इन्वेस्ट किया हुआ है उसके जिसके ऊपर ये प्रॉफिट आया है वो भी हमें पता चल चुका है। ठीक है, और अभी हम इसका क्या करते हैं, अगर इसको कट कर देंगे तो क्या आ जाएगा 6, और इसके इंटू 100 अगर आप कर दोगे तो परसेंटेज इसकी निकल आएगी। ठीक है, एंड इंटू 100 अगर कर दोगे तो परसेंटेज निकालने के लिए तो कितना आ जाएगा, ये 5, ये 20% प्रॉफिट इसको हो रहा है। एंड अगर मैं बात करूं इसको कितना हो रहा है, तो इसको हो रहा है 16.66। ठीक है, तो 16.66% इसको प्रॉफिट हो रहा है और इसको 20% प्रॉफिट हो रहा है। इसका मतलब ये है कि अगर 100 रुपया 100 रुपीज़ सिंगल 100 रुपये अगर इन्होंने इन्वेस्ट किया है तो उसके ऊपर 16 रुपये 16.5 रुपये इसको मिल रहे हैं, 16 रुपये 66 पैसे मिल रहे हैं, और इन्होंने जो बी ने जो 100 रुपये इन्वेस्ट किया हुआ है उसके ऊपर इसको 20 रुपये, हर 100 रुपीज़ के ऊपर 20 रुपीज़ वो ले रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से रेशो के अंदर क्या रहता है कि हम कंपैरिजन करते हैं, हमारे पास वेरिएबल्स जो दिए होते हैं अलग अलग, उनको कंपेयर करके देखते हैं और उसका हम आंसर बोले तो उसका रिजल्ट निकालते हैं। हम कोई भी हमारे लिए फेवरेबल रिजल्ट जो हमें रिक्वायर्ड होता है वो इससे हम निकाल सकते हैं। यहाँ पे इसका मीनिंग डेफिनेशन दिया हुआ है, ए रेशो इज सिंपली वन नंबर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ अनदर। क्या है रेशो? क्या है? सिंपली एक नंबर है जिसको कि एक्सप्रेस किया गया है इन टर्म्स ऑफ अनदर, दूसरे के कंपैरिजन किया हुआ है या एक्सप्रेस किया गया है दूसरे के कंपैरिजन में। एंड इट इज़ फाउंड बाय डिवाइडिंग वन नंबर इनटू द अदर। एक आइटम को, एक नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड करने के बाद में जो निकल के आता है वही रेशो है। तो रेशो को कोई लंबा चौड़ा मीनिंग या डेफिनेशंस नहीं है
किसी भी राइटर ने ऐसा नहीं बोला कि ये इसकी मीनिंग सही है, ये इसका डेफिनेशन सही है, तो मीनिंग हमें क्लियर हो चुका है। और अब मैं अगर बात करूं कि इसको किस प्रकार से इसको एक्सप्रेस किया जा सकता है। रेशो को एक्सप्रेस करने के हमारे पास वेरियस मेथड्स हैं, वेरियस वेज हैं। तो रेशो में भी एक्सप्रेस्ड इन द फॉलोइंग वेज। सबसे पहले इन्होंने बोला है प्रोपोर्शन में, या फिर बोला है प्योर रेशो, और या फिर इसको कह सकते हैं हम सिंपल रेशो। देखिए प्रोपोर्शन में क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है, करंट एसेट्स हैं। करंट एसेट्स कितनी है बिजनेस के अंदर, मान लीजिए 2 लाख रुपीज़ हमारे पास क्या है, करंट एसेट्स हैं। एंड उसी बिजनेस के अंदर करंट लाइबिलिटीज़ कितनी हैं, मान लीजिए 1 लाख रुपीज़ हमारे पास क्या है, करंट लाइबिलिटीज़ है। अभी अगर दोनों को अगर हम कंपेयर करेंगे तो क्या बनेगा, ये 2:1, तो ये सिंपल रेशो कहलाएगी। क्या ये सिंपल रेशो, प्योर रेशो, या फिर प्रोपोर्शन इसको बोला जाता है, प्रोपोर्शनेट रेशो इसको कह सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, एक चीज़ को सिंपली दूसरे के कंपैरिजन में रख दिया जाता है, वट एवर विल बी द रेशो, और उसको उसी फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया जाता है 2:1। नेक्स्ट वन इज रेट और सो मैनी टाइम्स। रेट और सो मैनी टाइम्स के अंदर क्या होता है, एक आइटम दूसरे आइटम के कितने टाइम्स है, ठीक है। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि जो यही वाला एग्जांपल मैं लेता हूं, जो करंट एसेट्स हैं वो करंट लाइबिलिटीज़ के हाउ मेनी टाइम्स है, तो 2 टाइम्स हो गई ना। करंट लाइबिलिटी हमारी कितनी थी, वो थी 1 लाख, और ये कितना हो गया, ये था 2 लाख। तो करंट एसेट्स करंट लाइबिलिटीज़ के कितने टाइम्स है, तो 2 टाइम्स है, ठीक है। तो ये टाइम्स में निकाला जाता है, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, 6 टाइम्स, वटेवर जो भी है, इस प्रकार से इसमें हम लोग आंसर निकालते हैं। जैसे कि इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो कैसे निकलता है, वो टाइम्स में ही निकलता है। और ये सारे के सारे जितने भी इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो है, करंट रेशो है, क्विक रेशो है, एसिड रेशो है, ये सारे का सारा ये हम आगे जो फॉर्मूलाज हैं उनके बारे में जानेंगे तो अपने को सही में पता चल जाएगा एग्जैक्टली रेशो प्रोपोर्शन के अंदर क्या है। इस चैप्टर के अंदर मोस्ट ऑफ फॉर्मूलाज हैं। अगर आपने फॉर्मूलाज को अच्छे से समझ लिया और फिर उसको करने की कोशिश की तो आपको समझ में आ जाएगा। फिर इन क्वेश्चंस के अंदर भी कुछ नहीं है और इस पूरे चैप्टर में कुछ नहीं है। और अगर आपने फॉर्मूलाज को अच्छे से नहीं समझा और बिना फॉर्मूलाज के समझे अगर आप किसी भी चीज़ को करने लग गए तो प्रॉब्लम आएगी। रेट्रिफिकेशन इस चैप्टर में बिल्कुल भी नहीं चलेगा, आपको समझ के ही करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट वन इज परसेंटेज। तो परसेंटेज क्या होगा, इसको इस प्रकार से परसेंटेज की फॉर्म के अंदर एक्सप्रेस किया जाएगा। जैसे अभी हमने कैलकुलेशन करके देखा था ना, उसमें क्या था कि अगर मान लीजिए बिजनेस के अंदर जो हमारे पास 2 लाख रुपीज़ का क्या है, 2 लाख रुपीज़ का प्रॉफिट है एंड कैपिटल इन्वेस्टेड कितना है, 10 लाख है, तो क्या हो जाएगा, तो ये कितने इसके परसेंटेज है, परसेंटेज अगर हम निकालेंगे तो 5 × 100 तो 20, तो हम ये कह सकते हैं कि 20% प्रॉफिट है। प्रॉफिट कितना है, 20% है। वैसे तो प्रॉफिट कितना है, देखिए 2 लाख रुपीज़ है, लेकिन जो कैपिटल इन्वेस्ट किया गया है उसके कंपैरिजन में अगर हम बात करेंगे तो इसको परसेंटेज की फॉर्म में ही इसको एक्सप्रेस किया जाएगा, एक्सप्रेस किया जाता है। नेक्स्ट वन इज फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शन जैसे अभी इसी की अगर मैं बात करूं, इसको अगर फ्रैक्शन के अंदर अगर एक्सप्रेस करने की कोशिश करूं तो क्या होगा, नेट प्रॉफिट्स कैसे लिखेंगे, नेट प्रॉफिट्स आर 1/5 ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड, कैपिटल इन्वेस्टेड। अब देखिए फ्रैक्शन क्या होता है, ये फ्रैक्शन है, ठीक है ना, 1/5, 2/5, 1/4, 3/4, 1/3, ये सारे के सारे फ्रैक्शन है और कई बार इनको फ्रैक्शन के अंदर भी हम डिनोट कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हमने अब तक क्या समझा है, ध्यान से देखिए। अकाउंटिंग रेशियो क्या होती है, इसका मीनिंग क्या है और इसको किस प्रकार से हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। और अब देखिए एक्सप्रेस करने के हमने यहाँ पे जैसे मेथड बताए हैं, जैसे प्रोपोर्शनेट हो सकता है, रेट हो सकता है, परसेंटेज हो सकता है या फ्रैक्शन हो सकता है। अब जितने भी आगे हम फॉर्मूलाज करने वाले हैं उन फॉर्मूलाज को इसी प्रकार से हम एक्सप्रेस करेंगे।
कुछ फार्मूलाज होंगे जो कि परसेंटेज की फॉर्म में एक्सप्रेस किए जाएंगे, कुछ फार्मूलाज होंगे जो कि फ्रैक्शन में या सो मेनी टाइम्स के अंदर उनको एक्सप्रेस किया जाएगा। तो चलिए अब हम जो भी इसके फार्मूलाज रहने वाले हैं या किस प्रकार से कितने प्रकार की हमारी ये जो रेशो है उसको किस प्रकार से कैलकुलेट कर सकते हैं, तो उसके बारे में अभी अपने जानते हैं। So this is the classification of accounting ratio and we can classify the accounting ratio mainly in 4 types। पहले यहाँ पे लिखा हुआ है लिक्विडिटी रेशो, सॉल्वेंसी रेशो, एक्टिविटी रेशो या फिर टर्नओवर रेशो इसको बोलेंगे, प्रॉफिटेबिलिटी रेशो या फिर इनकम रेशो इसको बोला जा सकता है। मेनली 4 पार्ट्स हैं जिनके अंदर हम सारी की सारी जितने भी अकाउंटिंग रेशोज़ हैं उनको क्लासीफाई कर सकते हैं। एंड फर्दर इनका कुछ क्लासिफिकेशन दिया गया है, फर्दर इनके सब पार्ट्स दिए गए हैं और वो कौन कौन से इसमें आ जाएंगे। जैसे कि सबसे पहले देखिए लिक्विडिटी रेशो है और लिक्विडिटी रेशो को जो कितने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला है करंट रेशो और उसके बाद में है क्विक रेशो। करंट रेशो को हम एक और भी बोल सकते हैं, क्या है, वर्किंग कैपिटल रेशो। वर्किंग कैपिटल रेशो भी इसको बोला जा सकता है। आपके पास पेन कॉपी होना चाहिए, नोट्स आपने प्रिपेयर कर लेने हैं। ये चीज़ आपको बनाने के लिए बहुत टाइम लगेगा और मैंने आपको ये पूरे का पूरा परफॉर्मा यहाँ पे एक प्रकार से बना के दे दिया गया है इसका क्लासिफिकेशन। और सेम आपने अपनी रफ नोटबुक में या फिर फेयर नोटबुक में भी इसको आपने बनाना है एज इट इज़। फर्स्ट पार्ट और इसके सब पार्ट, सेकेंड पार्ट, सब पार्ट्स, थर्ड पार्ट, सब पार्ट, और ये सब आपने बना लेना है। नेक्स्ट वन इज क्विक रेशो एंड क्विक रेशो का एक और नेम है एसिड टेस्ट रेशो। एसिड टेस्ट रेशो या फिर इसका एक और नाम है लिक्विडिटी रेशो। लिक्विडिटी रेशो भी इसको कहा जा सकता है। अब देखो ये है क्या, करंट रेशो क्या हमें करंट रेशो बताती है डिफरेंसेस या फिर कंपैरिजन बिटवीन करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी के बीच में। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या रहेगा, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी सिंपली। तो इनके फॉर्मूलाज भी आपने साथ के साथ अगर हो सके तो अपनी बुक में से जरूर लिख लीजिएगा। अदरवाइज जैसे जैसे मैं आपको आगे करवाऊंगा फॉर्मूलाज वैसे वैसे आपने करते चले जाना है। और आज की वीडियो लेक्चर इंट्रोडक्टरी है इस चैप्टर से रिलेटेड, तो इसमें हम सब समझेंगे कि एग्जैक्टली होता क्या है। क्विक रेशो क्या होता है, आप देखिए वर्किंग कैपिटल रेशो इसने लिखा, तो वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला भी तो क्या रहता है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी रहता है। एंड करंट रेशो का फॉर्मूला क्या आ गया, करंट रेशो का आ गया करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। ठीक है, तो बहुत एक ही बात है इनकी। क्विक एसेट्स क्विक रेशो, तो क्विक रेशो का फॉर्मूला क्या रहेगा, क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज़। तो हम ये कंपैरिजन करके देखेंगे। पहले में हम कंपैरिजन कर रहे हैं कि हमारी जो करंट एसेट्स है और करंट लायबिलिटी है वो कैसी कैसी है। ठीक है, या फिर करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज़ के कंपैरिजन में कितना है, और ये क्या आ जाएगा, लिक्विड एसेट्स या फिर क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। तो यहाँ हम पता लगाएंगे कि हमारी जो लिक्विड एसेट्स हैं वो करंट लायबिलिटी के कंपैरिजन में कितना है। नेक्स्ट वन इज सोल्वेंसी रेशो। सोल्वेंसी इज रिलेटेड विद द पेइंग कैपेसिटी ऑफ अ पर्टिकुलर फर्म, कि उनका पैसा वापस देने की क्षमता कितनी है, वो लिक्विडिटी रेशो सॉल्वेंसी रेशो के अंदर सब चेक करेंगे। और इसको चेक करने के 4 तरीके हैं, 4 टाइप से हम लोग सॉल्वेंसी को पता लगा सकते हैं। जैसे पहला इन्होंने लिखा हुआ है डेट इक्विटी रेशो। तो डेट इक्विटी रेशो क्या होता है, डेट अपॉन इक्विटी। तो कईयों का तो अंदर ही इसके फॉर्मूला छुपा हुआ है। ठीक है, डेट अपॉन इक्विटी। और डेट अपॉन इक्विटी का मतलब हमारे डेट कितने, डेट का मतलब होता है लॉन्ग टर्म लोन्स या लॉन्ग टर्म डेट्स। ठीक है, हमने लंबे समय के लिए पैसा लोगों को कितना देना है, एंड इक्विटी कितनी है। और इक्विटी क्या होता है, शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर फंड में क्या क्या आता है, एक तो देखिए जो हमारा शेयर होल्डर फंड में एक तो जितने भी इक्विटी शेयर कैपिटल का पैसा होता है वो उसके अंदर आ जाएगा। रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर जितना भी रिजर्व्स हैं, चाहे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व्स है, वो सब इसके अंदर ऐड कर दिया जाता है। ये 2 ही चीज़ मेनली इसके अंदर आती हैं। एंड आफ्टर दैट टोटल एसेट्स टू डेट रेशो। टोटल एसेट्स टू डेट रेशो के अंदर क्या आ जाएगा, टोटल एसेट्स अपॉन डेट। ठीक है, हमारे टोटल एसेट्स कितनी है एंड टोटल डेट कितनी है। प्रोप्राइटरी रेशो। प्रोप्राइटरी रेशो क्या बताती है कि जो हमारी इक्विटी है, इक्विटी अपॉन प्रोप्राइटरी कौन होता है, प्रोप्राइटर होता है, मालिक ऑनर होता है, तो उसके बारे में बता रही है। इक्विटी अपॉन टोटल एसेट्स, तो क्या होगा,
कि जितने भी हमारे बिजनेस की टोटल एसेट्स हैं उनके कंपैरिजन में ये इक्विटी का पैसा कितना है, और इक्विटी कौन होता है, इक्विटी होल्डर्स कौन होते हैं, ऑनर होते हैं, ठीक है। एंड इंटरेस्ट कवरेज रेशो, इस प्रकार से ये सारी सॉल्वेंसी रेशो आ गई। उसके बाद में एक्टिविटी रेशो या फिर टर्नओवर रेशो है, और ये कैसे होगा, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। इसमें इन्वेंट्री का पता लगाएंगे हम लोग, हमारे बिजनेस के अंदर जो इन्वेंट्री पड़ी हुई है वो कितने समय तक हमारे बिजनेस में पड़ी रहती है, ये सब इससे पता चलेगा। ट्रेड रिसीवेबल्स रेशो एंड आफ्टर दैट ट्रेड पेएबल्स रेशो। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो क्या होता है कि जो हमने उधार में माल बेचा उसके बदले में हमें कितना जल्दी वो पैसा रिसीव हो रहा है। ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशो का क्या आ जाएगा कि जो भी हमने उधार के अंदर सामान परचेज कर रखा है उसके कंपैरिजन में कितना हम क्विकली उसका पैसा वापस दे पा रहे हैं, ये टर्नओवर रेशो है। या फिर एक्टिविटी कितनी जल्दी वो हो रही है। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो, तो वर्किंग कैपिटल क्या होता है, करंट एसेट्स माइनस में करंट लायबिलिटी। और वर्किंग कैपिटल को वैसे अगर डेफिनेशन या मीनिंग अगर मैं बताऊं, ये तो फॉर्मूला था, और मीनिंग इसका क्या हो जाएगा, मीनिंग हो जाएगा कि जो भी हमारे डे पर डे की एक्टिविटीज़ को चलाने के लिए पैसा रिक्वायर्ड होता है, दैट इज़ वर्किंग कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल हमारे पास कितना पड़ा रहता है, जल्दी कितना सर्कल घूम रहा है, वो सब पता चलेगा। फिक्स एसेट्स टर्नओवर रेशो। आफ्टर दैट एंड लास्ट वन इज प्रॉफिटेबिलिटी रेशो या फिर इनकम रेशो। प्रॉफिटेबिलिटी हम हमारे बिजनेस की अगर काउंट करेंगे तो ये हमारे पास 5 मेथड्स दिए गए हैं, इन्हीं फॉर्मूलाज के अकॉर्डिंग हम कैलकुलेट करेंगे। तो फर्स्ट वन इज ग्रॉस प्रॉफिट रेशो। ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकलता था, आपको अगर याद हो 11th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा था ना, जो ट्रेडिंग अकाउंट बनाया करते थे और वहाँ से हमारा ग्रॉस प्रॉफिट निकल के सामने आता था, और ये भी कुछ वैसा वैसा ही होगा। तो इसमें वही आइटम्स लिए जाएंगे जो रिलेटेड विद ग्रॉस प्रॉफिट होती हैं या फिर रिलेटेड विद ट्रेडिंग अकाउंट होती हैं। आगे आगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो और ऑपरेटिंग रेशो, नेट प्रॉफिट रेशो। नेट प्रॉफिट कैसे निकलता था, ये भी वैसे ही निकलेगा। आरओआई, आरओआई क्या होता है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो ये कैसे निकाला जाएगा, जितना हमारा प्रॉफिट होता है अपॉन में हमारी कैपिटल इन्वेस्टेड होता है इंटू 100 कर देंगे तो आरओआई आ जाएगा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो आज के वीडियो लेक्चर के अंदर हमने अकाउंटिंग रेशो के बारे में जाना, एंड इसका बीच में एक पोर्शन था एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, वो मैंने नहीं करवाया, वो आपने खुद पढ़ना है अपने बेस पे, ठीक है बच्चों। ये जो चैप्टर है अकाउंटिंग रेशो का, कंपटीशन के एग्ज़ाम, जो भी कंपटीशन एग्ज़ाम इन फ्यूचर आप देने जा रहे हो, नॉट ओनली फॉर द कॉमर्स, अगर विदाउट कॉमर्स भी अगर एसएससी, सीजीएल किसी भी प्रकार का आप बैंकिंग का एग्ज़ाम देने जाओगे तो वहाँ भी ये क्वेश्चंस 101% आपको मिलने वाले हैं। इसीलिए इनका आप अच्छे से प्रिपरेशन कर लीजिए, और कंपटीशन में हमेशा ये वाले क्वेश्चन आपको देखने को ज़रूर मिलने वाले हैं। दूसरी बात, बहुत जल्दी मतलब 1 अक्टूबर से मोस्ट ऑफ आप लोगों के हाफ ईयरली एग्ज़ाम स्टार्ट हैं, तो आपने उनका प्रिपरेशन भी साथ साथ करते रहना है। तो आधा सिलेबस जो हमारा हो गया उससे भी ज़्यादा आपका सिलेबस इसमें आने वाला है, तो आप जितना आपको करवा दिया गया है उसका रिवीजन प्रिपरेशन साथ साथ आपने करते रहना है, बाद में आपको इसका समय नहीं मिलने वाला है। तो इसके आपने नोट्स प्रिपेयर कर लेने हैं, और कल से हम इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस एंड फॉर्मूला के बारे में डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।